जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज है तारीख 10 और बार है शनिवार। कल का गैप था और परसों एक शानदार सा लाइव मैंने आपको दिखाया था होटल नरू का प्राइड से। और क्योंकि परसों टोंक और सवाई माधोपुर के जो सांसद है जौनपुरिया जी वो दौरे पर रहे, बहुत कुछ कहना और सुनना था और बहुत कुछ चर्चाएँ करनी थी आपसे। तो परसों के जो प्रोग्राम था उसकी काफ़ी लोगों ने सराहना की और उनका कहना था कि ये जो इंटरेक्ट हम करते हैं दर्शकों के साथ में, ये एक अच्छा प्रयोग है और ये समय समय पर होता रहना चाहिए। तो मुझे भी अच्छा लगा गेट टुगेदर जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से, अपने एक दूसरे के विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं तो वो एक बेहतरीन प्रयोग कहा जा सकता है। कल से लेकर के आज तक की तमाम खबरें जो हैं, भरतपुर संभाग की जो अपडेट है वो मैं अब आपको दूंगा। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट वही रहेगी कि आप शेयर करें, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लोग हो सकें उनको जोड़ें, जितने ज़्यादा ग्रुप हैं आपके पास में उनको शेयर करें इस खबर को। और फिर मैं आपको बताऊंगा आज की तमाम छोटी बड़ी हर खबर, हर हलचल और ऐसी खबरें जो सीधी जुड़ी हैं आपसे, जिनका संबंध है सीधा आपसे। और सबसे बड़ा संबंध तो ये है कि गर्मी कयामत ढा रही है। प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। मौसम विभाग का कहना है कि साहब जल्द से जल्द बारिश होगी और इसकी शुरुआत भी आज हो चुकी है। प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं पूर्वी राजस्थान के जिनमें हल्की बूंदाबांदी हुई है। जयपुर में भी बारिश हुई है और मौसम विभाग का अनुमान ये है कि कल से मानसून जो है वो गति पकड़ेगा और पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग है, बीकानेर है, जयपुर है, इनमें बारिश की संभावनाएं पूरी हैं। और हम भी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश की शुरुआत हो और इस गर्मी से निजात मिले। हालांकि आज थोड़ी सी हवाएं ज़रूर चल रही हैं, तो उम्मीद ये करते हैं कि मानसून जल्द से जल्द सक्रिय होगा। लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है साहब बारिश का। और इस बार तो बेवफाई कर रखी है मानसून ने और मौसम ने, लेकिन उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो और जो राहत की बूंदें हैं वो बरसे। चलिए प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे नियम हैं, कौन सी ऐसी खबर है जो आपसे ताल्लुकात रखती है। बहुत खबरें होती है प्रदेश की, लेकिन हर खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग खबरें मायने रखती हैं। चलिए, तो राज्य सरकार का एक आया है चौंकाने वाला फैसला। और चौंकाने वाला फैसला ये आया है कि निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब कक्षा 8 तक बिना टीसी के भी प्रवेश लिया जा सकता है। यानी 8वीं तक के विद्यार्थियों को टीसी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर निजी विद्यालय इजीली, आसानी से टीसी नहीं दे रहे हैं तो भी बिना टीसी के सरकारी विद्यालयों में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन समस्या वही कि एडमिशन तो होगा मगर सरकारी विद्यालयों में ही होगा। निजी विद्यालयों में एडमिशन बिना टीसी के नहीं मिलेगा। शिक्षा नीति में भी अभी तक है ना दोहरे मापदंड चल रहे हैं और लंबे समय से इनकी मांग की जा रही है कि विद्यार्थी वही, पढ़ने वाले वही, केवल संस्थाएं तो अलग अलग हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को मिलता है, निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को कोई लाभ सरकारी योजनाओं का नहीं मिलता है। और अब भी सरकार ने ये फैसला किया है। अब देखना ये पड़ेगा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सरकारी, कोई अगर मान लीजिए निजी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे तो फिर क्या होगा। ये तो एक तरीके से बाध्यता हो गई कि ठीक है अगर आप बिना टीसी के एडमिशन लेना, इससे तो दूसरी चीज़ें और बढ़ेंगी ना। फिर मान लीजिए किसी की फीस अटकी हुई है, किसी का कुछ अटका हुआ है निजी विद्यालय में, तो वो तो टीसी कटा लेगा। नहीं भी कटती है तो भी वो एडमिशन दिलवा देगा अपने बच्चे को दूसरी जगह, मगर दिलवाएगा सिर्फ सरकारी विद्यालयों में। तो थोड़ा सा जो निर्णय है ना, इसको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए राजस्थान सरकार को। चलिए, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद किरोड़ी लाल मीणा और धरना, ये उनका चोली दामन का साथ है साहब। जहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा होंगे वहाँ वो धरना ज़रूर देंगे। धरने भी वो आम आदमी की और गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने का प्रयास हमेशा से करते आए हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी न किसी मुद्दे को लेकर के वो सीधा भिड़ते हैं प्रशासन से और सरकार से। और आज भी उन्होंने सफाई कर्मचारी जो हैं उनको लेकर के, उनके साथ में नगर निगम ग्रेटर तक पैदल मार्च किया और फिर मुख्य द्वार पर धरना देकर के बैठ गए सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर के। 2-3 दिन पहले वो होटल मेरियोट पहुंच गए थे, जहां अजय माकन जी से उन्होंने मुलाकात की, जो बालिकाओं का मैटर था उसको लेकर के। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और अपनी मांग, अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद करते रहते हैं। और जब जब किरोड़ी लाल जी दरवाज़ा खटखटाते हैं ना सरकार का, तो सरकार के कान तो खड़े होते हैं।
इसमें कोई शक नहीं। चलिए अगली खबर, एसीबी के धमाके। क्या कहना साहब, प्रदेश भर में एसी एक एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8 कार्रवाइयाँ करते हैं पूरे प्रदेश भर में। और धरपकड़ का जो अभियान चल रहा है ना, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का जो अभियान चल रहा है एसीबी का, शानदार चल रहा है। अच्छा, इसमें जो परसों शायद एक कार्रवाई की थी, कल या शायद कल की थी, वो एक ऐसी बड़ी कार्रवाई थी, 23 लाख रुपए की रिश्वत का एक मामला था वो। और आरपीएससी, हाँ कल का मामला था, आरपीएससी में जो आरएएस के इंटरव्यू थे, साक्षात्कार, उनको लेकर के और अंक दिलाने के नाम पर बड़ा खेल चल रहा था। पैसा दो और अंक हासिल करो और सेलेक्ट हो जाओ, और एलडीसी कर रहा था ये सारा खेल। इसको पकड़ा, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाले तथ्य क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए कितना शानदार प्रयोग किया है एसीबी ने कि 23 लाख रुपए की रिश्वत में 1 लाख रुपए में ही की ही भारतीय मुद्रा थी, यानी असली नोट 1 लाख रुपए के ही थे। 22 लाख रुपए जो थे वो थे जो बच्चों के बैंक होते हैं ना, नकली नोट, वो 23 लाख रुपए में से केवल 1 लाख रुपए ही असली थे, 22 लाख रुपए नकली थे, जिनकी सहायता से उन्होंने, एसीबी ने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया और उस बंदे को ट्रेस किया। तो शानदार काम चल रहा है एसीबी का। एमएन दिनेश साहब और बीएल सोनी साहब, दोनों की टीम और दोनों की सरपरस्ती में शानदार काम कर रही है एसीबी, और हमारी ओर से बिल्कुल बधाई है। पूरा प्रदेश बधाई देता है एसीबी को उसके कारनामों को लेकर के, कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ उनकी ये जो कार्रवाइयाँ हैं ना, ये लगातार जारी रहनी चाहिए। अच्छा, फिर भी आप देखो ये केस बढ़ रहे हैं। अब समझ ये नहीं आ रहा, ये केस बढ़ रहे हैं या अब लोग जागरूक हो रहे हैं? अब लोग जागरूक हो रहे हैं, है ना। तुरंत 1064 पे शिकायत कर देते हैं, और रिश्वत का जो ये खेल है ना, इसको बंद करवाने के लिए अब लोगों ने भी कमर कस ली है। लेकिन अब कर्मचारियों को समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, अब ये ज़्यादा नहीं चलने वाला है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जो है ना, आय से अधिक संपत्ति के जो मामले हैं या और तरह का जो भ्रष्टाचार है, वो अब सरकारी महकमों से ख़त्म होना ही चाहिए। आमजन इसी से ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी के आंसू निकल रहे हैं और गर्मी ने पहले ही पसीने छुड़ा रखे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर भी रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। चाहे राज्य सरकार अपना वेट घटाए, चाहे केंद्र सरकार को अपने जो एक्साइज ड्यूटी है या और कोई जो टैक्सेस हैं उनमें छूट देनी पड़े, मगर दोनों को मिल करके और जनता को राहत देनी पड़ेगी। अब पानी सर से ज़्यादा आगे बढ़ गया, बहुत तेज़ी से। जिस तरह पेट्रोल हर रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं सर, और इनमें जो 30 पैसे, 37 पैसे, 40 पैसे जो बढ़ते हैं ना सर, इनका मायना बहुत निकलता है, बहुत मायना निकलता है। 108 पर पहुंच गया सर पेट्रोल। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी तेज़ी से पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ रख करके बैठी है। केंद्र सरकार इस बारे में बोल ही नहीं रही है, कोई बयान तक निकल करके सामने नहीं आ रहा है केंद्र सरकार का कि आखिर ये बेहताशा जो वृद्धि होती जा रही है, इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। तो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और मुख्य सचेतक महेश जोशी के नेतृत्व में आज ऊंट गाड़ी पर रैली निकाली गई इसी के विरोध में। एक चीज़ और सामने आ रही है, और वो आ रही है निजी विद्यालयों का फीस का मामला। हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि अभिभावक पूरी तरीके से टूटा हुआ है आर्थिक रूप से, और वो फीस देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये, और लगातार इसके लेकर के और अभिभावक जो है ना, वो गुहार लगाते आ रहे हैं। हाई कोर्ट भी पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद में साहब निजी स्कूल जो है उनकी तो हो गई बल्ले बल्ले कि आप 100% फीस ले सकते हैं, मगर अभिभावकों के माथे पर आ गए पसीने कि आर्थिक स्थिति जब 1.5-2 साल से कोरोना ने ख़राब कर रखी है, पढ़ाई बच्चों की चल नहीं रही है, 2-2 साल बच्चों को स्कूल गए हो गए, तो अब फीस दें तो कैसे दें। सोशल साइड पर अभिभावकों ने अब मुहिम चला रखी है, अभियान चला रखा है, नो स्कूल नो फीस, नो क्लास नो फीस। राजस्थान सरकार ने कह दिया कि साहब निजी विद्यालय अब ऑनलाइन क्लासेज चालू कर दें। जब से ऑनलाइन क्लासेज शुरू हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेज तो पहले भी चल रही थी,
चीज़ निकल कर के सामने क्या आई? सर मैं ये बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासों ने उल्टा ज़्यादा बच्चों की मानसिक स्थिति खराब कर दी। जिस चीज़ से हम बच्चों को दूर करते आ रहे थे ना, और विद्यालय दूर करते आ रहे थे कि मोबाइल से दूर रहें बच्चे, हमने तो वही उनको पकड़ा दिया। ठीक है, मजबूरी हो सकती है, ठीक है, विकल्प हो सकता है, मगर अभिभावक का ये कहना है कि साहब ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस वसूली का जो मामला है ना, अब उसमें सख्ती दिखा रहे हैं निजी विद्यालय कि साहब आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, इसलिए फीस तो आपको देनी पड़ेगी। आज इसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि अभिभावकों ने विरोध भी किया है, और अभिभावकों का कहना है कि एक्ट 2016 के तहत ही फीस वसूली की जाए, जबकि निजी विद्यालयों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं हम उनके अनुसार फीस वसूली करेंगे। विद्यालय खोलने को लेकर के भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान सरकार का एक पहले बयान आया था, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और अब कोरोना के केसेस लगातार घटते जा रहे हैं, तो 15 जुलाई से विद्यालयों को खोला जा सकता है। 9th से लेकर के और 12th तक के विद्यालय जो हैं उनको खोला जा सकता है। अब दूसरा पहलू निकल करके आया है कि 55% अभिभावक ये कह रहे हैं कि जब तक टीकाकरण नहीं होगा हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ये भी एक विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। टीकाकरण की अगर बात करें तो सर बच्चों के टीकाकरण में अभी टाइम लग सकता है। हालांकि दवा कंपनियां और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो ये कह रहा है कि साहब अगस्त तक हम बच्चों के 12 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण उपलब्ध करवा देंगे। मगर टीकों की स्थिति क्या है वो तो अब भी देख रहे हैं ना हम। 9 दिन चले 2.5 कोर्स, 2 दिन टीकाकरण होता है, 4 दिन बंद हो जाता है, 2 दिन चलता है, 1 दिन चलता है, फिर बंद हो जाता है, क्योंकि लगातार जो सप्लाई है वो नहीं चल पा रही है। तो इसको लेकर के भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि साहब 15 तारीख से स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। शिक्षा संकुल परिवार के जो प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा, उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए सरकार को कह दिया है कि चाहे सरकार इजाज़त दे या ना दे, 16 जुलाई से हम विद्यालय खोलेंगे, और विद्यालय खोलना ज़रूरी है। बहुत कुछ डैमेज होता जा रहा है सर, उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। अब जब तेज़ी से केसेस घटते जा रहे हैं, शादी ब्याहों में आपने इजाज़त दे दी, आपके जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहीं किसी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, बाज़ारों में भीड़ अनियंत्रित है, लोग अब धीरे धीरे मास्क को भी छोड़ते जा रहे हैं। ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि बिल्कुल हमारी हो सकता है ये लापरवाही जो है ना वो भारी पड़ जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही सिक्के का एक ही पहलू थोड़ी देख सकते हैं हम, कि एक तरफ तो हम सब कुछ ओपन करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ चीज़ों को अभी भी हमने बंद कर रखा है, पकड़ रखा है। तो निजी विद्यालयों का फीस का मामला खोलने को लेकर के और अब एक नया ये इशू आ गया कि साहब 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो बिना टीसी कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, सरकारी विद्यालय में टीसी की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ ऐसे इशू हैं जिनको लेकर के आने वाले दिनों में सियासी हलचल ज़रूर होगी और कुछ गर्मा गर्मी ज़रूर होगी। क्या रिजल्ट निकलेगा ये देखना पड़ेगा आने वाले समय में। मौसम और मानसून की बेवफाई जारी है। मैंने आपको बताया जयपुर, कोटा और बीकानेर में आगामी 24 घंटों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है और अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री अभी तक बना हुआ है। कोरोना की अगर बात करें तो अब धीरे धीरे केसेस घट रहे हैं, लेकिन कोटा में अचानक केस बढ़ने से ज़रूर थोड़ा सा मामला गरमाया है। एक ही बार में 10 केस आए नए कोटा में। जयपुर में आए हैं 14 और टोटल अगर केसों की बात करी जाए तो 56 हैं और 2 मौतें हुई हैं। तो ये प्रदेश की बड़ी खबरें थी और प्रदेश से एक और बड़ी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज पंकज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को कह दिया है टाटा बाय बाय, यानी उन्होंने ले लिया है संन्यास। लंबे कद के पंकज सिंह अपनी लंबाई के लिए जाने जाते थे और बैट्समैन खौफ खाते थे उनकी लंबाई के कारण। रणजी क्रिकेट को नई दिशा दी है पंकज सिंह ने और सबसे बड़ी बात राजस्थान रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। 2004 में उन्होंने अपना जो कैरियर है वो शुरू किया था और 15 साल लंबा उनका ये कैरियर चला। 2 टेस्ट मैच और 1 वनडे मैच उन्होंने खेला है। आपको मैं बताऊं 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने। और वनडे की अगर बात करें तो श्रीलंका की धरती पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 वनडे मैच भी उन्होंने खेला है। जहाँ तक है रणजी मैचेज़ की बात करें तो 472 विकेट अपने नाम किए हैं रणजी मैचेज़ के में पंकज सिंह ने। इन दिनों SMS स्टेडियम में अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं पंकज सिंह और कुछ ऐसी सफलताएं हैं उनके नाम जो उन्होंने हासिल की है। 28 बार एक पारी में 5 विकेट और 5 बार
एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा पंकज सिंह कर चुके हैं। तो हमारी ओर से भी आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पंकज जी को, और यही कहेंगे कि पंकज जी जितना भी आपका करियर रहा उसने कहीं ना कहीं राजस्थान को गौरवान्वित किया है। अपनी लंबाई के कारण आप जाने जाते थे और बहुत तेज़ गेंदबाज थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, ज़्यादा मौके उनको नहीं मिल पाए। तो आज क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए, और ये प्रदेश की बड़ी खबरें थी। अब बात करते हैं हम भरतपुर ज़िले की। मेरे ख्याल से आप लोग शेयर कर रहे होंगे, कम कर रहे हैं, है ना? मुझे समझ नहीं आता, गर्मी के टाइम भी आप लोग जल्दी सो जाते हैं क्या? नहीं, अभी तो जागते रहते हैं। बहुत सारे दर्शक तो कहते हैं कि सर बिना अनछुए पहलू देखे तो नींद ही नहीं आती, खाना ही नहीं खाते हम। तो फिर शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, और ना सिर्फ अनछुए पहलू, दिन भर इतनी खबरें चलती हैं सर, इस गर्मी में भी है ना, हम लगातार खबरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, भरतपुर की खबरें अब आपको बता देता हूँ। कामा के नगला हरचंद में आज वार्ड नंबर 35 में विधायक जायदा खान के कहने पर नगर परिषद के द्वारा एक कुएं की सफाई करवाई जा रही थी, और कुएं में से निकला कंकाल निकलने की इस खबर से सनसनी फैल गई। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मौके पर सभापति और पार्षद वहां पहुंचे। कंकाल को पुलिस को भी सूचना दी गई, और पुलिस की मौजूदगी में कंकाल को बाहर निकाला गया, और मानव का सिर, हाथ और पैर की हड्डियां जो हैं वो मिली हैं, जिनको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के और जांच के लिए भेज दिया है। तो अब देखना पड़ेगा क्या चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, किसका कंकाल है और क्या किसी घटना से ये जुड़ा हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा। भरतपुर शहर के कुछ वार्डों में इन दिनों लोगों को गंदे और बदबूदार पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बुरी कंडीशन है उस पानी की, लेकिन लोगों का ये कहना है कि साहब बार बार शिकायत करने के बावजूद, सूचना देने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जूं तकने की रेंगती है, और किसी ने अभी तक इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि लोग गंदा और बदबूदार पानी जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, और जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो ये वहाँ से मामला आया है। भरतपुर से एक अच्छी खबर और आई है कि भरतपुर में जल्द खुलने वाला है साइबर थाना। ऑनलाइन ठगी या जिस तरह की ठगी है ना आजकल बढ़ती जा रही है, उसको लेकर करके जनता परेशान भी है, आमजन परेशान है, और उनको ये समझ नहीं आता कि इसकी शिकायत करें तो करें कहाँ। ले दे करके अब तक हम पुलिस थानों में शिकायत करते आए हैं, ऑनलाइन ठगी है या ऑनलाइन पेमेंट के मामले में जो ठगी होती है उसको लेकर के। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इसके लिए अलग से, जो राजस्थान का गृह विभाग है उसने अलग से थानों की घोषणा कर दी है, और भरतपुर में जल्द से जल्द साइबर थाना खुलने वाला है, जहां इस तरह के मामलों को देखा जाएगा, निपटा जाएगा, समाधान किया जाएगा। और भरतपुर तो वैसे भी मेवात इलाके से लगा हुआ है, और वहां से ऑनलाइन ठगी ज़बरदस्त होती है सर। आए दिन शिकायतें आती हैं ऑनलाइन ठगी की भरतपुर में। तो उम्मीद ये करते हैं कि इससे लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी और कुछ समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो निहाजगंज पुलिस की तत्परता से आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कुछ बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को लिया किराए पर, और जब वो वहाँ से उसे ले गए तो जंगलों से गुजरते हुए उन्होंने ड्राइवर को तो बना लिया बंधक, और स्कॉर्पियो को लेकर के हो गए फरार। पुलिस को जैसे ही मिली सूचना, पुलिस ने मोबाइल की ट्रेसिंग की और पीछा करना शुरू कर दिया, और पुलिस की तत्परता से ही मध्य प्रदेश के मुरैना में जाकर के और उनको धर पकड़ा गया। मुरैना के सराय छोला में गाड़ी को और चालक को, दोनों को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ भी हुई है, फायरिंग भी हुई है, और पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई थी उससे डर करके जो बदमाश हैं वो वहाँ से फरार हो गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि चालक को और गाड़ी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस की तत्परता को और उसकी सजगता को हम सलाम करते हैं। दहेज और अपने ही पति और ससुराल वालों की यातना से प्रताड़ित होकर के एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगा करके अपनी इह लीला समाप्त कर ली। ये मामला आया है सदर थाना क्षेत्र के राजौरा गांव से।
राजौरा गांव की रहने वाली 25 वर्षीय विवाहिता कल्पना ने अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर के और दहेज की मांग को लेकर के फांसी का फंदा लगा लिया। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पति अशोक फरार है और पियर पक्ष ने मामला दर्ज करवा लिया है और विवाहिता का एक 1.5 साल का मासूम बच्चा भी है जो इस समय पियर पक्ष के पास है। जिले का बहुचर्चित रामेश्वर जाधव हत्याकांड में एसपी केसर सिंह शेखावत की जो मेहनत है वो रंग लाई। पुलिस लगातार इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। इस मामले में जो नामजद आरोपी हैं उनमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी 3 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और मुरैना के रहने वाले भोला उर्फ नरेंद्र ठाकुर और भूदेव ठाकुर, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में 3 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। जिले में एक नई तरीके का क्राइम पनप रहा है और वो है भैंस चोरी का, है ना। आजकल भैंस भी सर 1 लाख 1.5 लाख से कम नहीं आती है और अब इनकी चोरी भी बढ़ती जा रही है। पुलिस रोके तो कौन कौन सी चोरी रोके, समझ नहीं आ रहा। भैंस चोरी के जो मामले हैं इनको लेकर के पहले भी हमने कई खबरें आपको दिखाई हैं, है ना। और ये जो भैंस चोरी करने जाते हैं ना, ये फिर ग्रामीणों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं। कल भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है और बिशोंदा पंचायत के मिल्कन गांव का ये मामला है। 3 भैंस चोर जो है वो भैंस चोरी करने की नीयत से गए थे। ग्रामीण जाग गए और ग्रामीणों ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो उन पर फायरिंग भी की गई ग्रामीणों पर, अपराधी आरोपियों के द्वारा। 2 तो भागने में कामयाब रहे लेकिन एक चढ़ गया ग्रामीणों के हत्थे। जम करके तो की धुनाई और बाद में कर दिया पुलिस के हवाले। तो ये मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं करौली की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं तो देखिए, आज नांदोती में मैं सक्रिय रहा। थानाधिकारी बीर सिंह जी से मैंने मुलाकात की, उनका इंटरव्यू भी मैंने आपको दिखाया था। हालांकि नांदोती थाने के 2 इशू जो हैं उन पर भी हमने गौर किया। एक तो वहाँ जो जब्ती के वाहन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं साहब, और उनकी नीलामी को लेकर के कोई पहल हो नहीं रही है प्रशासन के द्वारा। गंगापुर कोतवाली का भी एक मामला था जो मैंने आपको दिखाया था। उस समय बीच में हमारे पास में एक खबर आई थी कि साहब बहुत जल्दी ये जो कबाड़ हो रहे हैं वाहन, इनकी नीलामी की जाएगी, लेकिन वो फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो एक तो वो वहाँ का इशू था। एक आवासों का मामला भी था कि 30 से 35 का स्टाफ है नांदोती थाने में, लेकिन आवासों की संख्या बहुत कम है सर। और पुलिसकर्मियों को रेंट पर रहना पड़ता है और फिर थाने में आना और काम करना, वो थोड़ा उसमें समय की भी बर्बादी होती है और उतनी एक्टिव नहीं रह पाते। तो ये 2 इशू वहाँ के थे। बाकी अपराधों पर नियंत्रण तो है। बीर सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरह पहले आपराधिक मामले आते थे ना, अब वो धीरे धीरे लगभग ख़त्म से हो गए। वाहन चोरी के मामले हैं या नशे की मामले हैं, इनको लेकर के लगातार उन्होंने जो कार्रवाई की है उसका परिणाम भी देखने को मिला है और वो चीज़ें अब लगभग थम सी गई हैं। विधायक PR मीणा, उनसे भी हमारे अब मिलने का काफ़ी टाइम से मेरा विचार था और आज उनसे मुलाकात भी हुई। आज उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया। हालांकि मैं बताऊं कि जो सवालात मैंने उनसे किए उनके स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए। गोलमोल जवाब उन्होंने दिए, ना कोई आंकड़े वो पेश कर पाए, ना वो ये बता पाए कि साहब कितनी योजनाएं चल रही हैं, कितनी योजनाओं पर काम हो रहा है। चंबल परियोजना है, ठीक है, उसके बारे में सबको पता है, सर्वविदित है। कितने गांव जोड़े हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, कई सड़कों को लेकर के, कई तरह के मेरे सवाल थे, मगर जो स्टैटिक्स उनको पेश करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। ज़्यादातर सवालों के जवाब गोलमोल रहे। लेकिन एक चीज़ उनकी जो थी उसने मुझे प्रभावित किया। एक तो उनका मिलनसार वाला जो व्यक्तित्व है, वो लोगों से जिस तरह वो मिलते हैं, जिस अपनेपन के साथ वो मिलते हैं, उस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया। दूसरी बात, उनमें कहीं भी एक एटीट्यूड या एक वो भावना नहीं है कि लोगों की समस्याएं सुनना, मौके पर उनका निस्तारण करना, लोगों को समझाइश करके और मामलों की जो योजनाओं की जो जानकारी देना, ये उनका जो व्यक्तित्व है ये मुझे ज़रूर अच्छा लगा। एक चीज़ और, जब मैंने PR मीणा साहब का इंटरव्यू लिया तो मैंने 2 इशू थे थाने के, वो उनके सामने रखे और मुझे खुशी हुई इस बात की कि, और उन्होंने भी इस बात पर खुशी जाहिर की कि आज आपके कहने पर और आपकी पहल पर इन 2 मामलों का निस्तारण हो गया। एक तो थाने में जो वाटर कूलर की आवश्यकता थी उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल जल्द से जल्द वाटर कूलर जो है वो वहाँ लगवा दिया जाएगा। और एक आवासों की जो समस्या थी उसके लिए भी उन्होंने 10 लाख का जो बजट है उसके बारे में कहा है कि ठीक है, आप एस्टीमेट बना करके मुझे दीजिए और कितना बजट इसमें लगेगा। हालांकि थाना अधिकारी तो अब इस मामले में क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब ये मेरी
रिक्वायरमेंट है, तो 5 से उस बजट को बढ़ा करके उन्होंने 10 कर दिया। और उन्होंने जी न्यूज़ पोर्टल का भी धन्यवाद किया कि चलिए आपने एक अच्छी पहल की और आपकी वजह से हमने इस काम को भी कर दिया। तो उम्मीद ये करते हैं कि नांदोती थाने की जो 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं ये जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। एक तो वहाँ ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि आज जब हम वहाँ गए थे ना तो सर वाकई में हमें भी वहाँ पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिल पाया, गर्म पानी था। तो इस चीज़ ने फिर मेरा ध्यान आकर्षित किया कि यार फिर कैसे चलता होगा काम। तो उन्होंने कहा सर इसी तरह का पानी है और यही इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर कूलर की आवश्यकता तो थी वहाँ पर, और वो पहल जो है वो रंग लेकर के आई और आवासों का जो समस्या है उसका भी समाधान हो गया। तो सार्थक रही हमारी आज की नांदोती की यात्रा। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो बाटादा पुलिस ने 32 बोर अवैध पिस्टल के साथ में एक आरोपी मोहित निवासी गड़ी बैरवा सुमेल को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है सर। और आपको मैं बताऊं, सवाई माधोपुर ज़िले में भी चल रहा है, करौली ज़िले में भी चल रहा है। एसपी मृदुल कछावा जी ने तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रखा है इन दिनों। नशे के खिलाफ और अवैध हथियारों के खिलाफ हिंडौन पुलिस है, नांदोती पुलिस है, टोडा भीम है, ये सब सेक्टर मिल करके और अच्छा काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लगातार जब आप दबिश दोगे ना तो इन पर अंकुश ज़रूर लगेगा और कार्रवाइयाँ होती रहनी चाहिए। रणथंभौर क्षेत्र से वन्य जीवों का शिकार करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से शिकार के उपकरण भी बरामद हुए हैं। कालीबाड़ क्षेत्र का ये मामला है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन अपने नए नए प्रयोगों के लिए, नवाचारों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और वो सक्रिय भी रहते हैं सर फील्ड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लगातार सक्रिय रहते हैं और कभी भी कहीं भी निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और कुछ नए आइडियाज़ जो उनके दिमाग में चलते रहते हैं उनको वो तुरंत अप्लाई भी करते हैं। इन दिनों उन्होंने एक बहुत शानदार पहल की है बेटियों के लिए, और हमारी लाडो के नाम से बेटियों के लिए एक नया कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, हमारी लाडो। यानी बेटियों से मिला जाए, बेटियों से संवाद किया जाए, बेटियों से उनके विचार पूछे जाएं और बेटियों को हौसला दिया जाए आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बेटियां क्या कुछ कर सकती हैं, उनके लिए कितने सारे विकल्प मौजूद हैं। इस तरह का जो अभिनव प्रयोग है वो इन दिनों जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन कर रहे हैं और शनिवार से इसकी शुरुआत की गई है। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माउंट टाउन की जो बालिकाएं थीं उन्होंने राजेंद्र किशन जी और उनकी पत्नी से उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की और बच्चियों ने भी जिला कलेक्टर महोदय से कई तरह के सवाल पूछे जिनका जवाब दिया जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी ने। और ये एक अच्छी पहल है और हम भी जिला कलेक्टर महोदय को सलाम करते हैं। सर बहुत अच्छी पहल है बेटियों के लिए, और अब हम भी ये चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां हों चाहे शहरी क्षेत्र की बेटियां हों, उनसे संवाद करें, उनको हौसला दें और कुछ ऐसे विकल्प उनके सामने रखें ताकि बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, उनको जागरूक किया जाना चाहिए। और ये जो चल रही है ना समाज की परंपरा बेटे और बेटी में भेदभाव को लेकर के, हालांकि अब नहीं है, इतना मैं मानता हूं कि हाँ नई पीढ़ी में तो ऐसी सोच नहीं है सर। आज से एक दशक पहले या 1.5 दशक पहले तो ज़रूर ये चीज़ें ज़रूर चल रही थी समाज में, लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 1.5-2 दशक से तो कम से कम ये मामले जो है ना, अब ये जो विचारधारा है, ये जो सोच है, ये अब दम तोड़ रही है। नई पीढ़ी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बेटा है या ये बेटी है, और ये होना भी नहीं चाहिए सर। कई चीज़ें हैं, कई परिपाटियाँ हैं, कई परंपराएं हैं जो अब धीरे धीरे करके हाश हो रही है। समाज में पहले एक ही चीज़ होती थी, अरे साहब बेटियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा करके क्या करना है, आखिर में शादी करके और ये दूसरे के घरों की जीनत बनेंगी। अरे वो बात तो सही है सर, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब बेटा पढ़ता है तो सिर्फ एक परिवार संवरता है, लेकिन जब बेटियाँ पढ़ती हैं ना तो 7 पीढ़ियाँ संवर जाती हैं, क्योंकि आने वाली संतानों में भी अच्छे संस्कार जाते हैं। कितनी सारी पीढ़ियों में फिर उनके जो संस्कार है वो हस्तांतरित होते हैं। तो अब ये समाज में कम से कम ये जो विकृति है ना, मानसिक विकृति, ये अब हट रही है। अब बेटियों को भी उतने अवसर दिए जा रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि साहब शादी करके सेटल हो जाएं। बेटियां बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने शादियां नहीं, सामाजिक संगठनों से जुड़ करके और बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, समाज में अपना योगदान दिया है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो इस तरह की पहल को हम सलाम करते हैं। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने आज राजकीय महाविद्यालय मलारना डूंगर का निरीक्षण भी किया। और अब चलते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ।
गंगापुर सिटी से एक शानदार खबर आई और पुलिस की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। स्पेशली जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह जी आते ही सक्रिय हो गए। हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो अतिरिक्त जिला पुलिस जो अधीक्षक हैं हिमांशु जी, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी और उनकी पूरी टीम जो है वो खामोश रह करके और जिस तरीके से अपराधों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ना, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। आज वजीरपुर पुलिस ने इनके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए, इनके निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है और ये वांछित भी थे हैं सर कई मामलों में। यहाँ आसपास, गंगापुर शहर के आसपास ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो फल फूल रहे थे। सोशल साइट पर हथियारों के साथ फ़ोटो डालना और लोगों में दहशत फैलाना, डराना, इस तरह के जो अपराधी हैं ना, इनके खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है वो काबिल तारीफ़ है। इसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि वजीरपुर थाने में अवैध हथियारों के मामले में 4 को गिरफ्तार किया है। उनसे 2 अवैध 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको याद होगा बीकेश मीणा हत्याकांड, छोटी उदेई, उसे तो कैसे भूला जा सकता है। बीकेश मीणा हत्याकांड में जितने भी आरोपी थे लगभग सब गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस की टीम ने शानदार काम किया। उनमें से जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है और आज मैंने एक सवाल उनसे भी किया था, बीर सिंह जी से भी, कि अपनी जान पर खेल करके पुलिस इन अपराधियों को पकड़ती तो है मगर कुछ ना कुछ हथकंडे अपना करके और ये जमानत पा करके जब बाहर आ जाते हैं ना साहब, तो फिर ज़्यादा सरदर्द होता है पुलिस के लिए। बीकेश मीणा हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो था नेहरू मीणा, आपको याद होगा, वो जमानत पर जब छूटा तो उसके कुछ साथियों ने हथियारों के साथ में बड़ा जश्न मनाया साहब, और ये चीज़ें सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। तब से पुलिस को सरगर्मी से इनकी तलाश थी और इसी को लेकर के मैं आपको बताऊं कि जो आरोपी गिरफ्तार किए उनमें टोली उर्फ मुजाहिद पावटा का रहने वाला है, मेघ सिंह मीणा और लोकेश मीणा ये मीणा बड़ौदा के रहने वाले हैं और अमन ये टीकरी का रहने वाला है, ठीक है। और ये उनसे 315 बोर और 7.82 mm के कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और उस समय मौके से भंवर मीणा, दिलखुश मीणा और नेहरू मीणा ये ज़रूर फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन इनके जो 4 साथी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस अगर लगातार दबिश देती रहेगी ना सर, तो ये जो बड़े अपराधी हैं बहुत सारे तो सलाखों के पीछे पहुंच गए और बहुत सारे और भी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी तो जब बंदोबस्त करते हैं ना तो पुख्ता बंदोबस्त करते हैं। मैं ये अंदरूनी खबर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब ऑफलाइन में जब भी उनसे मिलता हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर से निकल करके जब सामने आती है तो वो चीज़ें, और उम्मीद यही करते हैं साहब कि लगातार कार्रवाई जारी रहे तो कम से कम अपराध मुक्त और भय मुक्त हो पाए हमारा समाज। जलदाय विभाग के एक अधिकारी की लगातार शिकायतें आ रही है सर, शराब पी करके मारपीट करना, कर्मचारियों को डराना धमकाना। आज इसको लेकर के भी मेरे पास में फ़ोन आया था और मुझे बड़ा दुख है कि मैं उस न्यूज़ को कवर नहीं कर पाया। पदम जी से भी उस समय राब्ता नहीं हो पाया मेरा। उसको मैं बिल्कुल लाइव दिखा था कि कर्मचारी लामबंद हैं उस अधिकारी के खिलाफ, और पहले भी मैंने उनका एक लाइव आपको दिखाया था, आपको ध्यान होगा, ट्रैक यूनियन से जब उन्होंने LNT के कर्मचारियों के साथ में भी मारपीट और अभद्रता की थी शराब के नशे में। और लगातार शिकायतें आने के बावजूद भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ये बड़ी अफसोसजनक बात है। तो आज भी उनकी शिकायत आई है। गंगापुर सिटी में जो गड्ढे धंसे हैं उनका पेचवर्क फिर से शुरू हो चुका है। जी हाँ, मैं खुद देख करके आया हूँ कई जगह से जहाँ फौरी तौर पर वैसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर पेचवर्क कर दिया था और वो सड़कें वापस धंस गई मानसून से पहले पहले। अब मानसून का तो कहना क्या साहब, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, आज रात को भी हो सकता है बारिश आ जाए। तो मानसून तो सक्रिय हो चुका है, अब ये पेचवर्क वाले भी सक्रिय हो जाएं तो थोड़ी सी शहर की गत सुधर जाए। नहीं तो गड्ढे में तो है ही, ठीक है ना, हादसों में तो है ही, आदत पड़ गई गंगापुर के लोगों को, तो अब क्या करें। तो उनका पेचवर्क ज़रूर अब शुरू हुआ है और उम्मीद ये करते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ पेचवर्क हो प्रभु, तो हाथ पैर टूटने से बच जाएं हमारे।
आवारा सांडों और गायों को लेकर के अभी तक नगर परिषद ने कोई पहल नहीं की है। बड़े नालों की सफाई नगर परिषद करवा तो रहा है, मगर एक साथ रेगुलर नालों की सफाई नहीं हो रही है। ये भी इशू है जिसके लिए हम बार बार सभापति महोदय से निवेदन कर चुके हैं। इस्लामपुरा के दर्शक कल से हमको लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ गंदगी का वो आलम है, आके वहाँ के पार्षद हैं कह रहे हैं साहब पार्षद महोदय तो सुनते ही नहीं हैं। कचरे का ढेर लगा पड़ा है, नालों की सफाई करके और पूरा कचरा बाहर छोड़ दिया और उसको उठाया तक नहीं गया है। सभापति महोदय से हमारा एक निवेदन है सर, आप एक दिन ये कहते हैं कि साहब ये सूखने के लिए हम डालते हैं, ठीक है, लेकिन सर बहुत इलाके ऐसे हैं जिनमें 8-8 दिन तक कचरा नहीं उठता। कितने दिन सुखाओगे? उस कचरे के चक्कर में आम आदमी की जान सूखती रहती है। वो उड़ता है, घरों में भरता है, और एक चीज़ और बताऊं, सूखने के बाद में वाहनों के साथ में धूल और उड़ती है। उससे बजाय सफाई करने के माहौल ज़्यादा ख़राब होता है, गंदगी ज़्यादा ख़राब होती है। मेरा निवेदन है ऐसे पार्षद जो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं, जनाब जनता ने चुन करके आपको नगर परिषद में बिठा तो दिया, मगर इसलिए नहीं बिठाया कि वहाँ सिर्फ नाश्ता करने जाओ और कुर्सी तोड़ने जाओ। जनता के मुद्दे और जनता की समस्याओं पर गौर करना पड़ेगा आपको। पार्षद सुन नहीं रहे। जब ये सुनता हूं ना मैं तो बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि जब आपको सुनना ही नहीं था तो फिर आप पार्षद बने ही क्यों थे? आपको सबको सफाई कर्मचारी दे रखें। बिल्कुल इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, और अगर किसी को इस बात से इनकार है तो वो सीधा मुझे बताए कि साहब मेरे को एक भी सफाई कर्मचारी नहीं दे रखा है। बिल्कुल मैं आपके सामने ही सभापति महोदय से रूबरू बात करूंगा कि साहब इनके पास सफाई कर्मचारी क्यों नहीं है, फिर सफाई होगी कैसे? आपको सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, और आपसे हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। जितने भी पार्षद हैं उनसे मेरी एक निवेदन है, एरिया वाइज डे फिक्स कर लें। 2 घंटे सुबह और शाम मुझे आज इस एरिया की मॉनिटरिंग करनी है, 2 घंटे आज इस कॉलोनी में जाना है, 2 घंटे जहाँ भी आपका वार्ड है चले जाएं, सुबह और शाम 2-2 घंटे। आप दिन भर अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है कि इसमें शायद हो सकता है आपको कुछ मिल नहीं रहा, साहब क्या करें तो, लेकिन इतना तो है कि अब जिम्मेदारी है तो निभानी तो पड़ेगी। तो मॉनिटरिंग ज़रूरी है, अपने फील्ड में ज़रूर घूमें। और एक बात और, मज़ा आएगा आपको पर डे का अगर आप डे प्लान बनाएंगे और एक डायरी मेंटेन करेंगे। सबसे अलग पार्षद बन करके उभरेंगे आप जब 5 साल की डायरी मेंटेन करके आप लोगों के सामने रखेंगे, इतनी तारीख को इस जगह की मैंने मॉनिटरिंग की, ये मेरा डे प्लान रहता था, मैं इस तरह घूमता था, इतनी मैंने फील्ड में टाइम दिया है। तो काम भी होंगे, आपकी सुनवाई भी होगी, और जनता को लगेगा कि हाँ हमारा पार्षद कर तो रहा है। करना प्रशासन को ही है, लेकिन अगर आप लोगों से मिल भी लें, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि हाँ हमारा पार्षद हमारे साथ है। तो इस्लामपुरा का ये मामला है। अगर सभापति महोदय, वैसे तो वो देखते हैं हमारा चैनल हर रोज़, देख रहे हो तो सर प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो मामले हैं इनको सुलझाएं। एक आपने मुझसे वादा किया था कि कर्मचारी कॉलोनी में नई मंडी जो है उसके पास में जो टंकी के लिए रास्ता जा रहा है चौड़ा, उसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करवा देंगे। सर अभी तक कुछ नहीं हुआ उस मामले में, केवल एक डंपर गिट्टियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। गड्ढे भरने के आपने बहुत सारे प्रयास शुरू करे थे, लेकिन थोड़े दिन ही वो चले, 1-2 दिन ही कई जगह एक आध जगह की आपने वो करवाया है, उसके बाद में स्थिति वैसी की वैसी है। कोई भी काम करें कंटिन्यू करें, उसको कंप्लीट करें। आपको पता है सर बारिश में अब इतनी समस्या, क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं ना जो उस रास्ते से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी कॉलोनी वाले रास्ते से। और आपने मुझसे, जब मैंने लाइव आपको जोड़ा था तब भी आपने कहा था कि बिल्कुल उस पर ग्रेवल सड़क बनेगी और बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। एक डंपर गिट्टी डलवा करके और इतनी श्री हो गई, लोग भर के ले जाएंगे सर उन गिट्टियों को। तो ये चीज़ें, ये कुछ इशू ऐसे हैं जिन पर जल्द से जल्द काम होना अब बहुत ज़रूरी हो गया। पेच वर्क है, उसको गति मिलनी चाहिए। बारिश का सीजन शुरू हो चुका है। टीकाकरण बंद है, आज भी बंद रहा, कल भी बंद रहा, क्योंकि डोज नहीं आई। हालांकि कल मेरी एडीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि शायद शनिवार को, यानी आज हमारे पास में डोज आ जाएगी, तो रविवार को और सोमवार को टीकाकरण अवश्य हो सकता है। तो कल टीकाकरण होने की पूरी संभावना है।
मैंने अभी भी एडीएम साहब को कॉल मिलाया था, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उम्मीद ये करते हैं कल इस पर सबसे पहले मैं नज़र बनाऊंगा। अगर टीकाकरण होगा तो उसकी पहली अपडेट हम आपको ज़रूर दे देंगे कि कल टीकाकरण होगा या नहीं होगा, मगर उम्मीद ज़रूर है कि कल टीकाकरण जो है वो हो जाएगा। तो इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और क्या, हाँ, कल का वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू का मामला यही है कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होने के संकेत मिल रहे हैं और उस नई गाइडलाइन में हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू को अब समाप्त कर दिया जाए। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके हमारी सरकार से ये अपील ज़रूर है कि सर प्लीज़ वीकेंड कर्फ्यू तो रखें आप, चाहे रविवार को ना रखें। आइए कोई अपडेट, चलिए हमारी टीम बता रही है कि कोई अपडेट आई है। चलिए एक नई अपडेट आई है। राजस्थान में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हुई है। मैं बता देता हूँ और शेयर करिए सर ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सब तक पहुँचे। 50% क्षमता के साथ में सिनेमाघर खुल जाएंगे, थिएटर, और दर्शकों के लिए वैक्सीन की पहली डोज होना ज़रूरी होगा। मैसेज दिखाएं, टिकट लें और पिक्चर देखें। अब RT-PCR रिपोर्ट नहीं होगी ज़रूरी। एक तो ये सबसे बढ़िया रहा, ये बाध्यता ख़त्म कर दी सरकार ने। पहली डोज के बाद दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। व्यापारी भाइयों को तो आनंद आ गया है ना। पहले 7 बजे तक थी, जो 4 से 7 का 3 घंटे का जो बढ़ाया था, अब उसको 8 बजे तक कर दिया है। 8 बजे तक खुलेंगी। सिटी और मिनी बसें अब सुबह 5 बजे से और रात 10 बजे तक चल सकेंगी। और वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म हो गया है, यानी अब रविवार को भी प्रतिष्ठान और मार्केट खुल सकेंगे। शादियों में SDM स्थिति अनुकूल होने पर 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे। अगर SDM को लगता है कि हाँ परिस्थितियाँ अनुकूल है, हमारे यहाँ कोई केस नहीं है और मामला ठीक ठाक है, शून्य है, तो SDM चाहें तो अपने स्तर पर इजाज़त दे सकते हैं। और 15 लोग बैंड बाजे अलग से गिने जाएंगे। ये बैंड बाजे वालों का समझ में नहीं आता, फिर DJ वालों से, इवेंट वालों से क्या दुश्मनी है आपकी? 15 बैंड वालों को तो आप इजाज़त दे सकते हैं, मगर 5 इवेंट वालों को इजाज़त आप नहीं दे सकते। वो भी बैंड बाजे वालों में ही आते हैं सर। सरकार ने पता नहीं ये हमेशा ये उगापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति क्यों बना करके रखी है। और धार्मिक स्थल अब खुलेंगे रात 8 बजे तक। नाइट कर्फ्यू अब रहेगा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, ठीक है। और 11 जुलाई से यानी कल से ही ये गाइडलाइन जारी हो जाएगी, यानी कल आप दुकान मार्केट खुल सकते हैं, है ना। जाते जाते शानदार खुशखबरी दे के जा रहा हूँ आपको मैं कि कल रविवार है और कल का वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है, ठीक है। तो कल आप अपने प्रतिष्ठान खोल सकते हैं, कल बाज़ार खुलेंगे। सरकार ने अनलॉक 4, लॉकडाउन 4 जो है वो जारी कर दिया है। दर्शकों के लिए सिनेमाघर वगैरह खुल गए। RT-PCR की जो रिपोर्ट है उसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी। पहली डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है, उसका मैसेज आप दिखाएं। और बाज़ार रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। रविवार को प्रतिष्ठान खुलेंगे। इसके अलावा शादी ब्याहों में SDM की जो इच्छा है वो स्वयं संज्ञान ले सकते हैं। और ये है कल की गाइडलाइन, ठीक है। और ये नहीं, गाइडलाइन की पालना तो करें, लेकिन एक बात और ज़रूर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, लापरवाह नहीं हो सकते हम, ठीक है ना। मास्क अभी भी अनिवार्य है, ध्यान रखना इस बात का। मास्क अभी भी अनिवार्य है, इसका ध्यान रखें। तो कल से नई गाइडलाइन होगी शुरू और आप सब अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें, बच्चों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो है ना, उनकी धीरे धीरे उनको रिदम में आने दें। आप भी अपने घर पर करवाएं और उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द स्कूल भी खुल जाएंगे अब और सरकार उसकी भी इजाज़त दे देगी। मगर इस गाइडलाइन के बाद मुझे लगता नहीं कि इसकी संभावना जल्दी होगी, मगर शिक्षा मंत्री डोटासरा जी जल्द से जल्द निर्णय लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद और जय भारत।